हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2024 में जो आने वाला है अध्याय 5 नागरी लिपि हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। जो आप लोग को नागरी लिपि, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर आ रहा है तो आपके बोर्ड एग्जाम में जाकर कुछ अच्छा कर सकते हो आप लोग। इसलिए अब मैं नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड कर लीजिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक, तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी है। ऑप्शन नंबर गुणाकर मूले। नागरी लिपि पाठ का साहित्य की कौन सी विधा? नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा? तो नागरी लिपि पाठ साहित्य की निबंध है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले? नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले? तो दक्षिण भारत से। नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नागरी लिपि के टाइप कब बने? नागरी लिपि के टाइप लगभग दूसरी सदी में नागरी लिपि के टाइप बने थे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेखक मिलने का लग जाते हैं। इसको आपको लिए मैं छोड़े, आप लोग इसको अपने बस से लिख लीजिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में? दक्षिण प्रदेश से मिले हैं। यहाँ पे आप लोग मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश में मिली थी? कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश में लिपि थी? तो उड़ीसा के कलिंग भाषा की लिपि थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। हिंदी तथा उसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी थी? हिंदी तथा उसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी थी? तो इसको देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं। 9 नंबर का देवनागरी हो जाएगा। चलिए मेरे इसलिए मैं कॉपी पर लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोग के लिए सिर्फ आंसर लिखिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन नहीं लिखिएगा, इसलिए मैं लिखा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कॉपी का भी आप लोग को बचत होगा और अपने लिखने का भी कुछ बचत होगा। चलिए लिखने के समय में आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। निबंध के लेखक है, निबंध के लेखक है गुणाकर मूल्य। कम समय आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचयिता? गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचयिता? तो नागरी लिपि का गुणाकर मूल्य रचयिता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा के परिवार में कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा के परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसको ऑप्शन नंबर नहीं मेरे पास, क्योंकि तमिल सिर्फ लिखे, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाते समय आप लोग सिर्फ आंसर लिखते जाइएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12वीं सदी केरल के शासकों ने 12वीं सदी में केरल के शासकों ने सिक्कों के पर वीरे केरल जैसे शब्द लिपि अंकित है, तो देवनागरी हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय लिपियों कहानी का पुस्तक का रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों कहानी का पुस्तक का रचयिता कौन है? तो गुणाकर मूल्य भारतीय लिपियों का कहानी का पुस्तक का रचयिता है। पहले दक्षिण भारत के नागरी लिपि क्या कहलाती थी, अथवा विजयनगर के राजाओं ने लेखों को भी लिपि को क्या नाम दिया था? तो नंदी नागरी नाम दिया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आरंभिक हिंदी तथा साहित्य कब से मिलने लग जाते थे? मेरे फिर आप अपने से भर लिखें, क्योंकि मेरा भी सर अपने से भरने के लिए यह दिए थे। चलिए चलते आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए? किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए? तो अकबर ने राम सीता वाले चलाए। अकबर मार लीजिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश शाहपाद रचयिता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 9वीं सदी में उत्तर भारत में लेख मिलने लगते हैं। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदी के आदि कवि है, तो हिंदी के आदि कवि शाहपाद जी है। चलिए इसको शाहपाद मान लीजिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य नागरी लिपि, क्योंकि आप लोग को छोटा सा बच्चा भी बता देगा नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य जी है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का? 1020 ईस्वी में बेतमा दान पत्र मिला था। गुणाकर मूल्य ने अपनी किस पुस्तक को संसार के सभी प्रमुख पारालिपियों को विस्तृत दिया था? तो अक्षर कथा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। महमूद गजनवी के बाद किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाया? महमूद गजनवी के बाद किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाया? तो इसका मोहम्मद गौरी अलाउद्दीन खिलजी शेरशाह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
उत्तर भारत में पहल पहल किस राजाओं के लेखों ने नागरी लिपि को देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा मेरे तरफ, क्योंकि आप लोग को जो आप लोग को ऑप्शन रहेगा ना उनमें से इनमें से कोई नहीं आप लोग मार लीजिएगा। नक्षत्र लोक किस लेख की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेख की कृति है? तो गुणाकार मूल्यों का नक्षत्र लोक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या? तो मराठी भाषा का देवनागरी लिपि है। धारा नगरी के कौन परंपरा शासक विधानुग्रही थे? तो भोज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या? तो आप लोग छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा, पहला दूसरा का बच्चा भी बता देगा इस आंसर को कि देवनागरी लिपि। चलिए अब बढ़ते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन पे। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण के रचना किस भाषा में है? तो इसको संस्कृत भाषा में रामायण के बारे में बातचीत हुआ है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है, तो दक्षिण भारत की है। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो गुणाकार मूल्यों के अक्षरों की कहानी है। चलिए बढ़ते आगे 37 नंबर क्वेश्चन पे। नागरी लिपि गुणाकार मूल्य को किस पुस्तक से लिया जाता है? तो भारतीय लिपि की कहानी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9वीं सदी के सुदूर दक्षिण प्रस्ताव त्रगुण पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है? तो इसको नागरी लिपि आंसर हो जाएगा। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकार मूल्य। क्योंकि मेरे पास थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम समय कम से ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को देना है। आप लोग दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को भी कुछ लाभ मिल सके। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकार मूल्य के। नेवाली भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवाली भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन? तो गुणाकार मूल्य। चलिए अंतिम नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ 42/42 सही किए होंगे, क्योंकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है। आप लोग इतना ही आज के लिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।